नमस्कार मित्रों, मैं दुर्गेश एकेडमी के चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैं ये सुपरफास्ट ऑब्जेक्टिव सीरीज शुरू किया हूं, जिसमें 12th क्लास के लिए मैं अभी वीडियो बना रहा हूं। आप जो बच्चे 12th की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिन बच्चों को 12th का एग्ज़ाम देना है, उसके लिए मैं स्पेशली बना रहा हूँ वीडियो। और इनमें जो स्टेट के जो स्टूडेंट हैं, वो स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी अपना इसमें आप वीडियो देख सकते हैं आराम से। बीपीएससी लेवल के भी बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, उनको भी वो भी देख सकते हैं आराम से इन वीडियो को। आइए हम लोग शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव सेशन में जो मोस्ट एमबीबीआई जो क्वेश्चन होते हैं, जो मोस्ट एमबीबीआई मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, उनका सीरीज में लेकर आया हूँ और प्रत्येक दिन जो है नए नए वीडियो को बनाता हूँ। आइए हम लोग देखते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप अगर मेरे इस YouTube चैनल पर नए हो तो दुर्गेश एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। आइए हम शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव का सेशन ये शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड के लिए मैं स्पेशली तैयारी कर रहा हूँ, 12th बोर्ड के लिए, जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहीं से क्वेश्चन निश्चित रूप से आएगा। इसी बेस पर मैंने ये क्वेश्चन बनाकर तैयारी करता हूँ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है। पहला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि भ्रूण पोष में कितने क्रोमोजोम होते हैं। भ्रूण पोष में कितने क्रोमोजोम होते हैं। याद रखिएगा, मैंने अभी बताया था कि आपको इस तरह से देखेंगे, भ्रूण पोष में आप देखेंगे, ध्यान से देखिए, जैसे कि आप अंदर में ये देखिएगा ओव्यूल होता है, ओव्यूल था, ओव्यूल के अंदर देखिएगा मतलब इस तरह से ऊपर में 2 पोलर न्यूक्लिया बना रहता है, ये सिनर्जिड, बीच में देखिएगा ओवम रहता है, ओवम, और 2 मेल गैमेट होता है। तो 2 पोलर न्यूक्लिया जब एक मेल गैमेट के साथ संयोग करता है, 2 पोलर न्यूक्लिया जब एक मेल गैमेट के साथ संयोग करता है, तो एक रचना बनाता है जिसका नाम है इंडोस्पर्म, जिसको हिंदी में भ्रूणपोष कहते हैं, भ्रूणपोष। वहीं जब एक मेल गैमेट ओवम के साथ संयोग करता है, तो एक रचना बनाता है जिसका नाम है एम्ब्रायो, भ्रूण इसको कहते हैं हम लोग, भ्रूण कहते हैं, सही है। तो प्लांट में प्राय देखेंगे भ्रूण जो है, ये इंडोस्पर्म और भ्रूण दोनों 2 चीजें होती है। इंडोस्पर्म देखिएगा हमेशा ट्रिप्लॉइड रचना में होता है, त्रिगुणित होता है। वहीं चूंकि इसमें 3 केंद्रक होते हैं त्रिगुणित, इसमें देखेंगे 2 केंद्रक होते हैं, तो इसको 2n कहते हैं। मतलब इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ जाएगा कि ये एम्ब्रायो क्या होता है, तो डिप्लॉइड होगा। डिप्लॉइड मतलब द्विगुणित। अगर पूछ दे इंडोस्पर्म क्या होता है, ट्रिप्लॉइड होता है, त्रिगुणित भी संरचना कहते हैं, त्रिगुणित होता है। तो ये ऑप्शन देखेंगे आप कि भ्रूण को क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भ्रूण पोष में क्रोमोजोम होते हैं। n ये आपका नहीं होगा, n नहीं होता, गैमेट में होता है। जो गैमेट मतलब नर युग्मक या मादा युग्मक पूछा जाएगा, तो नर युग्मक में भी हैप्लॉइड होगा और मादा युग्मक में हैप्लॉइड होगा। जब दोनों निषेचन करता है तो 2n रचना बनता है, जिसको हम लोग डिप्लॉइड कहते हैं। ये डिप्लॉइड रचना बनाएगा 2n। तो ये आपका देखिए हैप्लॉइड है n, ये भी नहीं होगा। 2n, ये 2n जो है डिप्लॉइड है, ये भी नहीं होगा। 3n, ये रचना आपका सही है। इंडोस्पर्म जब भी होगा तो त्रिगुणित रहता है। और ए और सी ऑप्शन आपका गलत है, ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। तो भ्रूणपोष में आप देखेंगे, भ्रूणपोष में कितने क्रोमोजोम होते हैं, तो पूछा जाएगा तो भ्रूणपोष में हमेशा त्रिगुणित संरचना होती है, हमेशा 3 केंद्रक होते हैं, सही, इसको ध्यान रखिएगा। आइए चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। विशेष दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करिए, मैं बताऊंगा फिर आपको। अगला है वायु परागित पुष्प सामान्यता होते हैं। वायु परागित पुष्प सामान्यता होते हैं आकर्षक, ये गलत हो जाएगा। वायु परागित आकर्षक होने से क्या मतलब है, रात में अगर मान लीजिए जैसे कि कदम में देखेंगे, रात में जो है वो खेलता है, तो उसमें पॉलिनेशन करने के लिए बहुत जरूरी होता है, चमगादड़ का सहारा लिया जाता है, तो वो आकर्षक भड़कीला होना चाहिए ताकि पॉलिनेशन आसानी से हो जाए। छोटे, हाँ ये छोटे होंगे, ये चल सकता है। रंगहीन, ये भी चल सकता है। अगला ऑप्शन ए और सी, बी और सी, ये ऑप्शन आपका सही है। डी नंबर मारिए, ये आपका सही ऑप्शन है, ये आपका करेक्ट है। बी, छोटे भी होते हैं और रंगहीन होते हैं। वायु परागित पुष्प जो होते हैं मुख्यतः छोटे होते हैं और रंगहीन होते हैं। ये आपका दोनों ऑप्शन सही है, पर ये दोनों का ऑप्शन का ये 2 ऑप्शन में दिया गया, तो इसका ये सटीक आंसर आप ये मारिए, ये आपका सही है, वायु परागित पुष्प। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मशहूर है, इसको याद रखना होगा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मशहूर है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मशहूर है। पक्षियों के लिए ये आपका गलत है। घड़ियाल मगरमच्छ के लिए ये भी नहीं है, घड़ियाल मगरमच्छ भी नहीं है। गेंडा के लिए भी नहीं है। बात सटीक आंसर ये आपका जो है
कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो बाघ के लिए प्रसिद्ध है। इसमें जो है मुख्यतः बाघों को संरक्षित किया जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर योजना के तहत बाघों को सुरक्षित रखा जाता है। इसमें मुख्यतः देखिएगा बाघ का पालन किया जाता है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में। आइए इसको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ध्यान रखिए इसके लिए कौन सा प्रसिद्ध है इसको याद रखना। क्वेश्चन नंबर चलिए 4 पर चलते हम लोग। क्वेश्चन 4 नंबर है, विडल जांच से किसका पता चलता है? टाइफाइड का। ये आपका एड्स नहीं, अभी एड्स में देखिएगा पीसीआर एक जांच होता है, उसके प्रक्रिया द्वारा भी करवा लिया जाता है। मलेरिया आपका नहीं, मलेरिया जो है ये भी नहीं होगा आपका। तपेदिक ये भी नहीं होगा आपका, ये टाइफाइड। आप इसको ध्यान रखिएगा, मतलब विडल टेस्ट जब भी किया जाएगा तो विडल जांच के लिए जो है आपका टाइफाइड का जांच जो है विडल टेस्ट में किया जाता है। ये आपका सही आंसर है, इसको ध्यान रखिएगा आप। विडल टेस्ट में हम लोग टाइफाइड जो बुखार आती है उसकी जांच की जाती है। इसको, ये आपका 3 ऑप्शन गलत है, एड्स, मलेरिया, तपेदिक ये भी गलत है। सही है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रतिकॉडोन पाया जाता है। एंटीकॉडोन इसी को बोला था, प्रतिकॉडोन को हम लोग कहते हैं एंटीकॉडोन। एंटीकॉडोन, इस एंटीकॉडोन या प्रतिकॉडोन का पाया जाता है। ये एमआरएनए गलत है, नहीं होगा। आरएनए गलत है, नहीं होगा। टीआरएनए ये सही है आपका। प्रतिकॉडोन ये आपका सही आंसर है सर, ठीक। ये तो ए और सी नहीं, गलत है। आप देखेंगे सेल के अंदर केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर देखेंगे ये राइबोसोम रहता है साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में ये जो आपका रचना बनता है इसको हम लोग एमआरएनए कहते हैं। एमआरएनए पर देखेंगे न्यूक्लियस के अंदर से ट्रांसफर आरएनए आता है, इस तरह से टीआरएनए रहता है। या टीआरएनए मैसेंजर आरएनए पर कोड करके इसमें एमाइनो एसिड का जो है एक चेन बनाता है, श्रृंखला बनाता है इस तरह से। और स्टॉपिंग कोडोन आता है। स्टॉपिंग कोडोन आने के बाद मैं बाद में जिक्र करूंगा स्टॉपिंग कोडोन क्या होता है, बताऊंगा। फिलहाल अभी मैं जिस क्वेश्चन को देखो, ये जो है आपका ये सेल है, सेल के अंदर ये पूरा मतलब एमाइनो एसिड का चेन बन जाता है। एमाइनो एसिड का चेन बन जाता है, श्रृंखला बन जाता है, श्रृंखला। और ये श्रृंखला जब स्टॉपिंग कोडोन आता है तो ये प्रोटीन एमाइनो एसिड टूटकर फिर से जहां पर हमारा जरूरत होता है वहां पर लगता है। तो प्रतिकोडोन के रूप में पाया जाता है कौन? टीआरएनए। टीआरएनए जो है मतलब मैसेंजर आरएनए पर जुड़कर और प्रोटीन निर्माण के सिलसिले में ये भाग लेता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। तो ये आप इसका सही आंसर मारिएगा। बहुत सुंदर क्वेश्चन है, देखिएगा ये आपका गलत आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 6, द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षणी या फिनोटिपिक अनुपात होता है। द्विसंकर क्रॉस में आप देखेंगे तो ये एक संकर क्रॉस का ये आ गया आपका, एक संकर में ये आ जाएगा, एक संकर में ये आपका फिनोटाइप अनुपात आ जाएगा 3:1। ये आपका आ जाएगा जीनोटाइप, इसको हम लोग कहते हैं जीनोटिपिक रेशियो, ये आ जाएगा आपका एक संकर क्रॉस में। ये भी एक संकर क्रॉस में ही आएगा। ये फिनोटिपिक, ये जीनोटिपिक अनुपात 9:7, ये कोई अनुपात ही नहीं है, गलत है आपका। 9:3:1, हाँ ये आपका सही है। ये आपका फिनोटिपिक अनुपात आएगा। मेंडल साहब ने जब द्विसंकर क्रॉस को किया था, व्हेन वी आर कंसीडर देयर आर 2 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, दिस इज कॉल्ड डायहाइब्रिड क्रॉस। जब हम लोग दो मतलब विशेष अपोजिट लक्षण को लेकर क्रॉस करवाते हैं तब ऐसे क्रॉस को हम लोग द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। कौन सा क्रॉस? द्विसंकर क्रॉस। इसी में देखिएगा एक क्वेश्चन और पूछ देगा आपका, ये तो आपका रहा फिनोटाइप रेशियो, इसको याद रखिएगा मोबाइल नंबर के तहत, जैसे 12 24 12 12 1, ये मोबाइल नंबर की तरह 12 24 12 12 1 अनुपात लगा दीजिए सब में। ये आपका अनुपात है, ये इस तरह से 12 24 12, ये आपका जीनोटिपिक अनुपात है, जीनोटिपिक रेशियो है। किन चीज का? डायहाइब्रिड क्रॉस का, द्विसंकर क्रॉस का। ये आप लिख देते हैं डायहाइब्रिड, ये डायहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड द्विसंकर क्रॉस में देखेंगे। ये भी क्वेश्चन पूछा था, इसको भी ध्यान रखिएगा। ये फिनोटिपिक अनुपात हो गया 9:3:1। वहीं आप जीनोटिपिक अनुपात पूछे तो जीन की दृष्टिकोण से 1:2:4:1:2:1:1:2:1:1, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं प्राय बिहार बोर्ड में से, इनको भी देखिएगा। तो द्विसंकर क्रॉस में अनुलक्षित फिनोटाइप अनुपात जो था 9:3:1 को लिया जाता है।
चलते अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से किसे कॉपर टी रोकता है? देखिएगा बहुत सुंदर क्वेश्चन है। कॉपर टी जो है वो रोकता है। कॉपर टी देखिएगा हमेशा निषेचन को रोकता है। बच्चे क्या करते हैं, अनंत फनन में मारते, आरोपण है, अंडोत्सर्ग है, वीर्य पतन, ये इनमें से ये भी गलत है आपका, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ये देखिएगा कॉपर टी जो होता है एक कुशल डॉक्टर के द्वारा लगाया जाता है, जिसमें से कॉपर टी देखेंगे कुछ इस तरह से साधन रहती है, इस तरह से ये बनाया हुआ रहता है, इसमें धागा लगा हुआ रहता है। ये योनि के माध्यम से, वैजाना के माध्यम से शरीर के अंदर, सही है, अंदर जो है फेलोपियन ट्यूब के बगल में इस तरह से देखेंगे, इस तरह से आपका देखिएगा इस तरह से रचना बना हुआ रहता है। यहाँ पर रहता है ओवम, सॉरी ओवेरी कह लीजिए, ओवेरी है, यहाँ से आपका इस तरह से सर्विक्स आता है, ये फिर आपका जो है यूट्रस है। ये क्या कहता है, ये इधर से इस तरह से कॉपर टी को यहाँ पर जाम कर दिया जाता है। अब क्या होगा, इधर से जो ही स्पर्म आएगा, शुक्राणु आएगा, तो ये अंदर नहीं जाएगा, अंदर नहीं होगा तो ये निषेचन, चूंकि ओवम अंडा बन के इधर से निकलेगा, बाहर से अंडा बनेगा तो इधर से बन के इधर आएगा, तो इधर निकलेगा, तो बीच में क्या करता है, ये इसको रोक देता है। तो मुख्यतः आप ध्यान रखेंगे कॉपर टी, ये मैंने आपको दिखाया कॉपर टी जो है ये क्या करता है, कॉपर टी, तो कॉपर टी जो है वो निषेचन को रोकता है, ये निषेचन को रोकता है। आरोपण ये गलत है। आरोपण जो है एक इम्प्लांटेशन, एक प्रक्रिया है, जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूजन कर लेता है, मिल जाता है, तब उसके बाद की जो प्रक्रिया होती है उसको कहते हैं आरोपण। और अंडोत्सर्ग जो है वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 14वें दिन जो है अंडोत्सर्ग की प्रक्रिया होती है, जिसको ओवुलेशन इंग्लिश में कहते हैं। वीर्य पतन जो है स्पर्म का बाहर निकलना, वो क्या लाता है, वीर्य पतन। ये बेसिकली चीज है। तो ध्यान रखिएगा निम्न में से कॉपर टी जो है वो क्या करता है, तो कॉपर टी जो है निषेचन को रोकता है। ध्यान रखिएगा, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कानों पर बाल की बहुलता का जीन पाया जाता है? एक्स क्रोमोजोम, ये तो नहीं, वाई क्रोमोजोम, ये आपका सटीक आंसर है। देखिएगा वाई की बहुलता के कारण जो है कानों पर बाल उग जाते हैं। सही, कानों पर बाल जो है उगने का बहुलता का जीन जो है वो वाई क्रोमोजोम है। ये वाई क्रोमोजोम प्राय नर में पाया जाता है, नर में, मादा में एक्स क्रोमोजोम पाया जाता है। तो इसको आप सटीक आंसर, लिंग निर्धारण क्रोमोजोम पर नहीं, ये भी आपका गलत है। लिंग निर्धारण क्रोमोजोम ये भी गलत, अलिंगी क्रोमोजोम ये भी गलत है। अलिंगी क्रोमोजोम मेल फीमेल दोनों में पाया जाता है, जैसे कि मैंने अभी बोला 44 में देखिएगा 22 माता से और 22 पिता से आएगा, तो 44 बनेगा ये। बाकी सेक्स लिंक क्रोमोजोम जो होता है, सेक्स क्रोमोजोम, वो एक्स लड़की में होती है, और एक्स वाई जो है ये क्रोमोजोम आपका लड़का में होता है, ये पाया जाता है। तो मुख्यतः जो है कानों पर बाल होना ये वाई क्रोमोजोम पर निर्भर करता है। तो इसके लिए आप सटीक आंसर ये मारिए, वाई क्रोमोजोम, ये आपका सब गलत है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर चलते हैं, अगला पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। पारिस्थितिकी तंत्र के शब्द का उपयोग का आश्रय दिया जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो उस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो टॉन्सले थे वैज्ञानिक। टॉन्सले के द्वारा जो है ये गार्डनर, ये आपका गलत हो गया, ऑडम ये भी गलत, टॉन्सले ये आपका सही आंसर है। ये देखिएगा आपका सही आंसर है, वार्मिंग के द्वारा, ये नहीं, ये भी गलत आंसर है। तो आप ये मारिएगा, टॉन्सले ने मतलब पारिस्थितिकी तंत्र के शब्द के लिए इनका उपयोग किया गया था। टॉन्सले ने पारिस्थितिकी तंत्र के शब्द को दिया था, लेके ये देखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 10 नंबर, प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पादप बन सकता है, इस गुण को कहते हैं। प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है, इस गुण को कहते हैं, इस गुण को हम लोग कहते हैं टोटीपोटेंसी। एक पादप प्लांट ऐसा प्लांट है जिसके हर एक सेल में नए पौधे को, न्यू प्लांट को उत्पन्न करने की क्षमता होती है। तो वो प्लांट जो होती है सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाई जाएगी। क्लोनिंग करना जो है वो एक फिर प्रक्रिया है। क्लोनिंग किया जाता है, देखिएगा कोई पादप सेल जो है उसको निकाल लीजिए, उस सेल के अंदर से जो केंद्रक है उसको निकाल करके टिश्यू कल्चर में आप उसको ले जाइए, टिश्यू कल्चर में इसको आप रख दीजिए। धीरे धीरे ये सेल बड़ा होगा, बड़ा होने के बाद एक रचना बनाएगा जिसका नाम है कैलस। कैलस को फिर से उठाकर किसी टेस्ट ट्यूब में डाला जाता है। टेस्ट ट्यूब में देखेंगे तो आप, ये भी एक संवर्धन माध्यम का ही काम करता है। इस कैलस को उठा के इसमें डाल दीजिए, संवर्धन माध्यम में प्लांट धीरे धीरे बड़ा होने लगा। फिर इसको किसी गमले में आप लगा दीजिए, फिर ये प्लांट धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा जिस रूप से बनाया है। तो क्लोनिंग का ये प्रोसेस होता है। आइए मैं फिर इसका भी डिस्क्रिप्शन दिया हूँ, कई और वीडियो बना है उसमें देखिए जाकर। सोमा क्लोनल विधि, ये भी आपका नहीं होगा, टोटीपोटेंसी, ये रहा आपका सबसे सटीक आंसर, ये है टोटीपोटेंसी। और इनमें से सभी ये गलत है आपका। टोटीपोटेंसी आप याद रखिएगा, पादप ही एक ऐसा, पादप प्लांट एक ऐसा सेल होता है जिसमें
हर एक सेल में प्लांट को उत्पन्न करने की क्षमता होती है, और प्राय ऐसे क्षमता को हम लोग कहते हैं टोटिपोटेंसी। टोटिपोटेंसी याद रखिएगा, ये क्वेश्चन आपका सटीक आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है। संतति की उत्पत्ति जब एकल जनक द्वारा होगा तो ये क्या कहलाती है। आप ध्यान रखेंगे, एकल जनक मतलब क्या, जैसे देखिएगा अमीबा है, अमीबा को देखिएगा ये अमीबा जो है अपने शरीर को इस तरह से धीरे धीरे बांटता है, केंद्रक को 2 भाग में कर लेता है, और इसमें देखिएगा प्राय नर और मादा संतति की आवश्यकता नहीं पड़ती। पैरेंटल बॉडी है, इससे डायरेक्ट डॉटर सेल का निर्माण हो जाता है। सही है, तो ये देखिएगा एकल जनक में अलैंगिक जनन की विशेषता होगी। अलैंगिक जनन, इसमें नर और मादा संतति की आवश्यकता होगी। नर और मादा जब तक संलयन नहीं करेंगे, जब तक मिलेंगे नहीं, तब तक लैंगिक जनन पॉसिबिलिटी नहीं है। दूसरा अलैंगिक जनन, ये आपका सही आंसर है। अलैंगिक जनन जो है एकल संतान के द्वारा भी अलैंगिक जनन सफल हो जाता है। ए और बी दोनों, ए और बी दोनों, ये भी गलत है। ए और बी दोनों इसमें नहीं होगा। आंतरिक निषेचन ये होगा ही नहीं, इसका कोई मतलब ही नहीं है। बॉडी के अंदर होने वाले फर्टिलाइजेशन को हम लोग आंतरिक निषेचन कहते हैं। तो संतति जब संतान संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब इसे हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं। ये आपका सही आंसर है, ये भी आपका गलत है, ये भी गलत है। तो इसमें आप मारिएगा, इसका सटीक आंसर ये होगा अलैंगिक जनन, क्योंकि अलैंगिक जनन में नर और मादा की जरूरत नहीं पड़ती। इसको ध्यान रखिएगा, बस आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा। चलिए, और वही मैंने बोला अभी कि लैंगिक जनन में नर और मादा की आवश्यकता पड़ती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है। मुकुलन द्वारा जनन देखिएगा, ये आपका इष्ट दिया है, सही है, इसी में ही होगा। पैरामीशियम में नहीं होता है, पेनिसिलियम में इसमें भी नहीं होगा, इनमें से सभी इसमें नहीं होगा। आपका सबसे सटीक आंसर है ये आपका गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। तो मुकुलन द्वारा जो है, मुकुलन द्वारा जनन मुख्यतः ईस्ट में ही होता है। ईस्ट देखिएगा, ईस्ट के कोशिकाओं में जो है मुख्यतः इस प्रकार की बड निकलती है। देखिएगा इस तरह से बड रचना निकाल के ये जो है इसी रचना निकलती है इस तरह से, इसी को हम लोग कहते हैं बड को मुकुल कहते हैं हिंदी में। और ये प्रक्रिया जो हो जाती है बडिंग कहलाती है, जिसको हम लोग कहते हैं मुकुलन। क्या कहेंगे, मुकुलन कहते हैं। बडिंग के प्रोसेस को हम लोग मुकुलन कहते हैं। तो ईस्ट आ जाएगा इसमें, सबसे सटीक आंसर आप इसको मारिए, मुकुलन द्वारा जनन इसी में होगा, ईस्ट में। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या क्या होती है। पूछ रहा है युग्मक। अब युग्मक में यहीं से आपको हम बोले हैं मेल गैमीट नर युग्मक, और दूसरा होता है फीमेल गैमीट जिसको हम लोग कहते हैं मादा युग्मक। नर युग्मक, ये नर युग्मक है आपका। नर युग्मक में भी 23 होगा, और मादा युग्मक जो है इसमें भी आपका 23 होगा। तो कुल मिलाकर अगर दोनों मिलेगा तो फिर कितना होगा, 46। आपको पूछ रहा है युग्मक में गुणसूत्र की संख्या क्या होगी। तो युग्मक या तो नर युग्मक होगा या मादा युग्मक होता। वही अगर क्वेश्चन पूछ दे कि युग्मनज, इसको इंग्लिश में जायगोट कहते हैं। जायगोट में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तब आप कहेंगे 46। अगर युग्मनज में पूछे, युग्मनज में, तो आपका ये सही, ये गलत है 21, ये आपका 23, ये सही है। आप ये इसको मारिए, ये भी आपका गलत है, ये भी आपका गलत है। ठीक है, युग्मक में पूछ रहा है, मतलब गैमीट में पूछ रहा है, जायगोट में नहीं पूछ रहा, ध्यान रखिएगा। तो इसका सबसे सटीक आंसर होगा युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी, 23। 44 ये भी गलत है, 46 ये भी गलत है, इसको भी गलत है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है अंडपरजक है, सही है, जो सिर्फ जो है मतलब देखिएगा ओविपेरस जो अंडा देता है, वैसा जीव को क्या कहते हैं आप लोग, अंडपरजक। मुर्गी भी अंडा देती है, सही है, सांप भी अंडा देती है, सही है, मगर भी अंडा देती है, सही है। इनमें से सभी, ये ऑप्शन आपका सही है, ये आप सबसे सटीक मारिएगा। सब जो है इसमें जितने भी जीव हैं वो सब अंडा देते हैं। मुर्गी भी अंडा देती है, सांप भी अंडा देती है, आपका मगरमच्छ जो है वो भी अंडा देती है। तो सब आंसर सही है, अंडपरजक। आप देखेंगे मैंने ये बताया है कि जो जीव अंडा देती है, जो जीव ओविपेरस होती है, उसमें देखेंगे आप एक्सटर्नल जो पिन्ना होती है वो नहीं होती, बाहरी कान जो है नहीं होती है। तो आप उसको देख कर भी पहचान सकते हैं कि ये अंडपरजक जीव है या ये अंडा देने वाला जीव है। और वहीं जो विविपेरस जीव होते हैं, जो जीव बच्चा देते हैं, वैसे जीव में आप देखेंगे तो मुख्यतः जो है वो उनके कान, बाहरी कान हुआ करते हैं। एक पक्षी में बैट है चमगादड़, जो देखिएगा पक्षी प्राय जो है वो भी पेरस होती है, लेकिन एक पक्षी है जो बच्चा देती है जिसका नाम है बैट चमगादड़।
चमगादड़ को याद रखिएगा, एक एक्सेप्शन है, बाद है, उसको ध्यान रखिएगा। बाकी इस क्वेश्चन के अंतर्गत आप देखेंगे तो इनमें सभी आ जाएगा, सब जो है अन्नपर्जक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है द्विगुणित है। अब द्विगुणित बात कर रहे हैं, जैसे अगर n हो जाए तो इसको हम लोग कहते हैं अगुणित, जिसमें हम लोग गैमिट की बात पिछले क्वेश्चन में किए गैमिट। अगर 2n हो जाए तो इसको हम लोग कहेंगे द्विगुणित, डिप्लॉयड कहते हैं, इसको हैप्लॉयड कहते हैं। अगर 3n हो जाए तो इसी को हम लोग त्रिगुणित भी कहते हैं, त्रिगुणित कह लीजिए, त्रिगुणित। इसको हैप्लॉयड, ये आपका हो गया डिप्लॉयड, और ये आपका हो जाएगा ट्रिप्लॉयड। बाकी इन तक ही रखिएगा सीमित, इससे ज्यादा मत बढ़िएगा आगे। ये आपका रहता। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा तो द्विगुणित क्या है? अंड है, अंड को हम लोग ओवम भी कहते हैं, ओवम। ये द्विगुणित नहीं होगा, आप जानते हैं अंड में बस एक ही सेल रहता, तो ये अगुणित होगा, ये n आ जाएगा, ये नहीं होगा अगुणित। द्विगुणित पराग ये भी नहीं होगा, ये भी n के श्रेणी में ही आता है। ए एवं बी दोनों, ए एवं बी दोनों, ये भी नहीं होगा यार, ये भी गलत है। ए और बी दोनों तो एक युग्मनज, ये देखिए आपका सही आंसर है। इसी को हम लोग जायगोट कहते हैं, जायगोट, ये आपका सही आंसर है। तो युग्मनज जो है प्राय द्विगुणित होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि द्विगुणित क्या होगा, डिप्लॉयड कौन होता है। इसी को इस तरह से भी क्वेश्चन पर द्विगुणित में जैसे ऑप्शन दे देगा, ए नंबर ए, बी कर देगा 2n, सी कर देगा 3n, और ऑप्शन नंबर डी कर देगा आपको नन कर देगा। तो आप ध्यान रखेंगे इसमें जो है द्विगुणित रचना ये होती है। इसी को इस तरह से भी पूछ दिया जाता है कि ये हैप्लॉयड है, डिप्लॉयड है, द्विगुणित है, ट्रिप्लॉयड है, और एक आपका मान लीजिए क्वेश्चन इसमें नन दे दे या और लिख दे, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। द्विगुणित का मतलब होता है डिप्लॉयड, ये आपका सही रहना चाहिए, इसको आप याद रखिएगा। तो द्विगुणित संरचना ये रखी जाती है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता परीक्षा में, चूंकि एग्जामिनर जो रहता, जो सेटर जो सेट करता है, क्वेश्चन को सेट करता, वो चाहता है कि बच्चों को कन्फ्यूजन हो, बच्चे जो अक्सर कन्फ्यूज कर जाते हैं और उसी में गलत मार देते हैं आंसर। तो इसका आप ये ध्यान रखिएगा। पढ़ाई भी नहीं होगा, ये भी आपका गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। आपका सबसे सटीक आंसर युग्मनज है, ये आपका सही आंसर है, इसमें टिक लगाइए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है, किस फल में बीज चोल खाया जाता है? बीज चोल एरिल भाग को हम लोग कहते हैं, एरिल फ्रूट में आप पढ़िएगा, एरिल भाग को हम लोग बीज चोल। देखिएगा लीची में, लीची जो होता है वो लीची में, ये देखिए आपका ये सबसे सटीक आंसर है। जायफल इसमें भी नहीं मारिए ऐसे, हालांकि किसी में दिया जाता है कि जायफल भी आता, पर ये नहीं है। सटीक आंसर आपका लीची लगाइए। इसमें शरीफा, ये भी आपका नहीं होगा। इनमें से सभी ये नहीं होगा। किसी को मार दिया जाता है, इनमें से सभी सही है, पता नहीं यार, लेकिन सटीक जो है एरियल भाग को, बीज चोल को खाए जाने वाले भाग को हम लोग लीची कहते हैं। ये आपका सटीक आंसर होगा, आप इसी में मारना। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इको R1 एंजाइम का स्रोत है। इको R1 देखिएगा यहाँ पर, अब देखिए दिया हुआ बेम H1, ये जो है बेसिलस एमाइलो लिक्विफेशियंस, बेसिलस एमाइलो लिक्विफेशियंस से प्राप्त किया जाता है ये वाला बेम H1। इको 1 ये देखिएगा इचरिचिया कोलाई या इकोलाई शॉर्ट में लिख देते हैं। इकोलाई से देखिएगा, इकोलाई से, इचरिचिया कोलाई से ये प्राप्त होता है। इको R1 पूछ रहा है, ये आपका सही आंसर है। ये आपका गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा। ए और बी ये दोनों, ये तो गलत ही है पूरा। हिंद देखिएगा, ये हो जाता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई से देखिएगा हिंद 111 बनता। तीनों को याद रखिएगा, ये बेम H1 हो गया, हिंद 111 होता, इको R1 है। ये इचरिचिया कोलाई से बनेगा, जिसको इकोलाई शॉर्ट में कहते हैं। ये आंसर आपका सही है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ये हेमोफिलस इन्फ्लुएंजाई से बनता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और ये बेम H1 जो है हीमोफिलस एमाइलो लिक्विफेशियंस से तैयार किया जाता है, ये बनता है। परीक्षा में पूछेगा, इसको याद रखिएगा, कॉम्पिटिशन बेस में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 है, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषक का सूचक है।
आप देखिएगा कोई भी सूचक जो होता है मुख्यतः लाइकेन से तैयार किया जाता है। लाइकेन प्लांट से सूचक जिसको हम लोग लिटमस पत्र भी कहते हैं, तो वो तैयार करने के लिए लाइकेन का प्रयोग किया जाता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड के लिए बेसिकली जो है ये लाइकेन होगा, शैवाल भी नहीं होगा। कवक आपका गलत है, इनमें से सभी ये भी गलत है। तो आप इसके लिए लाइकेन वर्ड मारिए। लाइकेन जो है सल्फर डाइऑक्साइड के लिए प्रदूषक सूचक पत्र का काम करता है, लिटमस पत्र का काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन नंबर 19 है, टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है। अरे यार, टी लिम्फोसाइट इसका मतलब ये है, ध्यान से देखिए, जिस क्वेश्चन में जो होगा उसका मैं सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। लिम्फोसाइट दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बी लिम्फोसाइट, एक होता है टी लिम्फोसाइट। ध्यान से समझिएगा, कह रहा है कि टी लिम्फोसाइट में उत्पन्न होता है। टी लिम्फोसाइट का उत्पन्न होता है, दो चीज होता है, अस्थि मज्जा, ये आपका पेट से, थाइमस से, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट आपका इसमें जो है आप देखेंगे टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है। मुख्यतः देखिएगा अस्थि मज्जा जो है ये बी सेल, टी सेल मैंने ये बोला, बी सेल, टी सेल, टी लिम्फोसाइट जो है वह उत्पन्न होगा थाइमस ग्लैंड से। आप लगाइए इसका, ये आपका सही आंसर आएगा। अस्थि मज्जा बी लिम्फोसाइट, सही है। थाइमस ही मारिएगा, ये सही आंसर है। ये आपका अस्थि मज्जा ये आ जाएगा B4 लिम्फोसाइट में, B4 लिम्फोसाइट, ये B4 लिम्फोसाइट में आ जाता है। इसको B4 लिम्फोसाइट में अस्थि मज्जा में उत्पन्न होगा, सही है। थाइमस में देखिएगा, थाइमस ग्लैंड में लिम्फोसाइट, T4 लिम्फोसाइट, सही आंसर है आपका। ये मारिए, थाइमस को याद रखिएगा। अगर T4 लिम्फोसाइट दे तो आप थाइमस में मारिए, और B4 लिम्फोसाइट दे, B4 लिम्फोसाइट तो अस्थि मज्जा जिसको हम लोग बोन मैरो भी कहते हैं। ये आप इसका इसमें सटीक आंसर मार सकते हैं, बोन मैरो हो जाएगा, ये अस्थि मज्जा इसे कहते हैं। यकीन तो ये तो कभी नहीं होगा, ये ऑप्शन से पेट से ये बिल्कुल गलत है, सही है। तो इसमें आप मारिए ये लिम्फोसाइट, मतलब मैंने क्या बोला कि लिम्फोसाइट जो है बेसिकली दो प्रकार के, एक B4 लिम्फोसाइट, एक होता है T4 लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट जो बोन मैरो में बनता है, जिस तरह से ये आप हड्डी का स्ट्रक्चर देखेंगे, ये हड्डी का स्ट्रक्चर देखेंगे, इसके अंदर जो है बोन मैरो रहता है। इसी बोन मैरो सेल में लिम्फोसाइट बनता है, इसी में लिम्फोसाइट बनता है। यही लिम्फोसाइट दो प्रकार का था, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। तो टी लिम्फोसाइट का निर्माण जो वो थाइमस ग्लैंड में होता है, T4 लिम्फोसाइट का निर्माण जो उत्पन्न होता है वो थाइमस ग्लैंड में होता है। वहीं अगर बी लिम्फोसाइट का पूछे तो बी लिम्फोसाइट का निर्माण अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में होता है। इसको देखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन नंबर 20, शहद का निर्माण कौन करता है? शहद का निर्माण कौन करता है? शहद का निर्माण देखेंगे, आपका ऑप्शन दिया है नर मधुमक्खी, नहीं। रानी मधुमक्खी, नहीं, ये भी नहीं। कार्यकर्ता मधु, ये आपका सही है, ये आपका सबसे सही आंसर है। आप इसको मारिए, जो कार्यकर्ता में मधुमक्खी जो है ये काम करता है। ए और बी आपका ये गलत है, ये भी आपका गलत है। तो शहद के निर्माण में मुख्यतः जो है रानी मधुमक्खी जो है अंडा देती है, रानी मधुमक्खी अंडा देती है। नर मधुमक्खी जो है निषेचन का कार्य करती है, इस जो अंडा देती है वो। कार्यकर्ता मधुमक्खी का जो काम होता है वो शहद को इकट्ठा करना होता है, शहद का निर्माण करता है ताकि इसका भरण पोषण हो सके। ए और बी ये दोनों गलत है, सही है। तो ये आपका इसका सटीक आंसर मारिएगा। बस यही तक लास्ट 20 क्वेश्चन का ये सीरीज चलता है। प्रत्येक दिन से आपके लिए 20 क्वेश्चन के सीरीज को लाते हैं और ये सटीक आंसर, इसका ये सही आंसर देते हैं। चलिए मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में, फिर अगले वीडियो में देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन की तरफ। नए क्वेश्चन पर डे जो इंपॉर्टेंट, मतलब एग्जामिनेशन पोर्शन व्यू से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनका हम लोग पर डे डिस्कशन करते हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। इससे पहले अगर आप फिर से हमारे चैनल पर नए हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच पाए। और आप अगर नए हो मेरे चैनल पर तो कृपया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, दुर्गेश अकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अच्छा लगे तो लाइक करिए, और विशेष किसी क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत हुआ हो तो आप हमसे फिर बात करें, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें ताकि हम जो है आपका फिर प्रत्युत्तर दें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।